बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम इसको देख चुके हैं। तो आए हम चैप्टर नंबर 4 में, जिसके अंदर कंटेंट लिक्विड्स और सॉलिड्स का आता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास मैटर तीनों की तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर ये तीन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है तो इसके पीछे वजह क्या है। तो उस वजह को हम जो है वो तलाश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपने जो चीज़ याद रखनी है वो इंटरैक्टिंग फोर्सेस है। और इन इंटरैक्टिंग फोर्सेस की बुनियाद पे इनको मुख्तलिफ काइंड्स के अंदर रख दिया जाता है। और दूसरा लफ्ज़ आप जो इसके अंदर याद रखेंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बुनियादी पार्टिकल्स हैं जो कोई भी मैटर या स्टेट ऑफ मैटर को वजूद देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मुराद यहाँ पे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि इंटरैक्टिंग फोर्सेस इन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद फोर्सेस हैं। ये इंटरैक्टिंग फोर्सेस हमें यहाँ पे दो मेन क्लासेस की देखने को मिलेंगी। एक हमारे पास ये इनका पैटर्न अट्रैक्टिव फोर्सेस का है और दूसरा रिपल्सिव फोर्सेस का है। नाम से जाहिर है कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन पैदा करेंगी, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना पसंद करेंगे, कोई बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, जबकि रिपल्सिव फोर्सेस इसके अगेंस्ट होंगी कि इसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस पाई जाएंगी। तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर उसने ज़्यादा जोर दिया है। तो हम इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को अगर देखें तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस आमतौर पे दो हेडिंग्स में हमें नजर आएंगी। एक होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरी होंगी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमें यहाँ पे साथ चलते चलते रेशनलाइज करना होगा। तो इन दोनों की डेफिनेशंस की तरफ आने से पहले हमने इन इंटरैक्टिंग फोर्सेस की बुनियाद पे इन तीनों की स्टेट्स को, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स को कंसिडर करना था, उसको रेशनलाइज करना था। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि अगर ये इंटरैक्टिंग फोर्सेस जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की शक्ल में होंगी, अगर ये बहुत ज़्यादा लार्ज होंगी तो आपके पास सॉलिड्स वजूद में आ जाएंगे, और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर मीडियम होंगी या सिग्निफिकेंट होंगी तो लिक्विड्स वजूद में आ जाएंगे। और अगर ये फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगी तो हमारे पास वो गैसेस को वजूद में ले आती। ठीक है। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ आने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मॉलिक्यूल HCl का है, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास,
HCl का, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये एक अलहदा ट्रू मॉलिक्यूल है, ये एक अलहदा ट्रू मॉलिक्यूल है। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इस पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम के दरमियान आपको जो फोर्सेस नज़र आती हैं, इनको आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से याद करते हैं। जबकि इस क्लोरीन एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा का मतलब भी विद इन द मॉलिक्यूल यूज़ होता है। तो ये जो आपको फोर्स नज़र आ रही है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो यहाँ से आप डिफाइन भी इसको कर सकते हैं, इस एग्जांपल से भी कर सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से होंगी। इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी किस्म की कमी बेशी नहीं आती, वो डिस्टर्ब नहीं होते। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कंसर्न बहुत डीप होता है। तो अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और इसी तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between two atoms within a molecule. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर अगर हम देखें तो इसकी टाइप्स उसने हमें बयान की हैं, और वो टाइप्स में उसने पहले नंबर पे बोला कि ये डाइपोल फोर्सेस हैं, दूसरे नंबर पे आयन डाइपोल फोर्सेस हैं, तीसरे नंबर पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, और लास्ट पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर हम टाइप्स को देखना चाहें तो इसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या इसको आप डेटिव बॉन्ड के नाम से भी याद करते थे, और लास्ट पे हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इनकी लेस एनर्जी है, और दीज हैव ग्रेटर एनर्जी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एनर्जी ज़्यादा है और
इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की एनर्जी अगर ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एनर्जी अगर कम है, तो इनको मैं एक एग्जांपल की मदद से वाज़े करना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखें तो आपके पास ये वाटर है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, आपने इसको चूल्हे पे रखा, गर्म करना शुरू किया। जब इसको हीट मिलेगी तो इसके बीच में जो फोर्सेस होंगी, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो ब्रेक होंगी और ये मॉलिक्यूल गैस स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे। दूसरे अल्फाज में आपके पास इसकी स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। और इस फेज़ चेंज के लिए कि जब ये लिक्विड से गैस फेज़ के अंदर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इसके अंदर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर रहे हैं और इसके लिए जो इंथैल्पी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो +44 किलो जूल्स होगी। जबकि इसके अपोजिट अगर आप इसी मॉलिक्यूल को ले लें जो कि वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि आपके पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल था। इस वाटर मॉलिक्यूल को आपने मुकम्मल तौर पे इसके अंदर जो दो के दो बॉन्ड्स थे उनको आपने ब्रेक कर दिया। मसलन मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूं वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। चूंकि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर आप इस कोवलेंट बॉन्ड को रखते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स अलहदा हो जाएंगे और ऑक्सीजन एटम अलहदा हो जाएगा। तो इसके नतीजे में जो इंथैल्पी इन्वॉल्व होगी वो +920 किलो जूल होगी, जो कि आपको इसकी इंथैल्पी वैल्यू से नज़र आ रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इंथैल्पी कम है और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की इंथैल्पी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी इस इंटरेक्शन को, इन इंटरेक्टिंग फोर्सेस को ब्रेक करने में ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। यही वजह है कि आप कहते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी ग्रेटर एनर्जी होती है एज़ कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिटेल से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आती हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये डाइपोल क्या होता है। कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस की सेपरेशन हो जाए, तो उसको आप डाइपोल कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर, मिसाल के तौर पे आप ये HCl का मॉलिक्यूल ले लें। अब ये सेपरेशन चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पे होती है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस वजह से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जब स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपके पास पोल्स बन गए हैं एक मॉलिक्यूल के ऊपर। यही वजह है कि आप इसको डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को आप अगर डिफाइन करना चाहेंगे, तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये
अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो बिटवीन द टू डाइपोल्स एग्जिस्ट करती हैं, दो डाइपोल्स के बीच में मौजूद हैं। मैं एक ये डाइपोल लेता हूं जो कि परमानेंट डाइपोल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये मुकम्मल तौर पे एक डाइपोल की शक्ल में मॉलिक्यूल रहता है। और इसी तरह से ये दूसरे मॉलिक्यूल को, जो कि HCl का मॉलिक्यूल होता है, उसके पार्शल नेगेटिवली चार्ज्ड एंड को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है। तो देखें, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। एक मॉलिक्यूल जिसका एंड पार्शल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो खींच रहा है दूसरे मॉलिक्यूल को जो कि पार्शल नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये भी परमानेंट डाइपोल है। तो यहीं से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। किस तरह से? कि आप क्या देखते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक मॉलिक्यूल के पार्शल पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शल नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल के बीच में है। यही वजह है कि आप इसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के नाम से याद करते हैं। ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इसकी हम इफेक्टिवनेस देखें कि ये अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद है तो ये किस हद तक इफेक्टिव है, इनकी स्ट्रेंथ की नौइयत क्या है। तो याद रखें स्टूडेंट कि जितनी स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड की होती है उसके कंपैरिजन में ये जस्ट 1% इफेक्टिव होते हैं। 1% इनकी स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर इसकी हम डिपेंडेंस देखें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, तो इन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की डिपेंडेंस दो फैक्टर्स के ऊपर है। नंबर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और नंबर टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ उतनी कम होती चली जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ कम होगी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती चली जाएगी। इस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से मुराद इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये वाला फासला है। ये फासला दर हकीकत इसी चीज़ को प्रेजेंट करता है कि अगर मॉलिक्यूल्स करीब हैं तो उनके करीब होने की वजह ये स्ट्रेंथ है। ये अट्रैक्टिव फोर्स जब ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। दूर होने की वजह भी यही होती है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में कम होती है। जब आप गैसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो गैसेस के अंदर लिक्विड्स और सॉलिड्स के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं। यही वजह है कि आपको गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फासलों पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स के अंदर HCl के मॉलिक्यूल के अलावा किसी और मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, जैसा कि हमारे पास ये क्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल है, तो आप क्या देखेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है,
देखिए इसके ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये डबल पार्शियल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे भी डबल पार्शियल पॉजिटिव होगा। डबल पार्शियल का मतलब कार्बन के कंपैरिजन में इसकी जो मैग्नीट्यूड है चार्ज की वो कम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो देखें आपके पास ये भी एक डाइपोल बन गया है और ये भी एक डाइपोल बन गया है। तो ये पॉजिटिव एंड है एक मॉलिक्यूल का और ये नेगेटिव एंड है दूसरे मॉलिक्यूल का, तो इनके दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रही है, जिसको आप डाइपोल फोर्स के नाम से याद करते हैं। ठीक है। अगर हम इनके इफेक्ट को देखें कि इन डाइपोल फोर्सेस का इफेक्ट कहाँ पे होता है, तो इनका इफेक्ट थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के ऊपर होता है। अब थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के अंदर क्या चीजें आती हैं? थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के अंदर याद रखें हमेशा आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड सब्लिमेशन। तो ये हमारे पास था डाइपोल फोर्सेस के हवाले से।